Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस एंड दिस। वेरी सिंपल इजंट इट। अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको पता होगा कि बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास उसके वर्टेक्स पता हो। राइट, दैट मीन सारे वर्टिसेस हमें अगर पता है किसी ट्रायंगल के तो हम आराम से वहां पे यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट उसका एरिया निकालते हैं। कैसे? अगर आपको याद हो तो सोचो कि कोई भी एक ट्रायंगल आप बना ही सकते हो। राइट, तो चलो ये मैंने बना दिया A, B एंड C। डन, ओके फाइन। अब देखो, आप सबको पता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बच्चा बता सकता है मुझे कि यस, ये क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हम बोलते हैं दैट मीन्स ABC। तो ये हो जाता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, यही होता है, ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है अपना। तो कोई भी फॉर्मूला इसी तो चेंज नहीं कर सकता, ये तो यही रहेगा। तो ये फॉर्मूला है। अब सोचो कि अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लूँ तो क्या हो जाता है ये कुछ नहीं, बस बन जाता है अपना हाफ ऑफ, अगर मैं यहाँ ले रही हूँ ये इन दिस फॉर्म कि AB है, ये है अपना, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल इस तरह से ले रही हूँ कि दिस इज योर BA एंड दिस इज योर BC एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे सोचो कि इसका भी मैंने दे दिया एरो लाइक दिस। ठीक है, BC CA तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये BA जो होगा इन दोनों का एडिशन होता है। करेक्ट, चलो ये कर लिया। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से वेक्टर के तरीके से दिखा दिया है तो क्या हो जाएगा? आपको इसी फॉर्मूले पे जब आप पुट करोगे देन यू विल सी कि आपका जो एरिया है ये एरिया कुछ नहीं बल्कि होने वाला है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस BC क्रॉस दिस BA। या तो आप लिख सकते हो BA क्रॉस BC। क्यों यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कुछ भी लिख सकते हैं? वाई? बिकॉज यहाँ पे हम ले रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड। करेक्ट, और आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड में या तो मैं ऐसे लिखूं या तो फिर मैं ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब सेम होगा। दैट मीन्स पहले अगर मैं BA लिख दूं क्रॉस BC लिख दूं तब भी ये सेम होगा। हालांकि ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, बट एज कि हम लोग मॉडुलस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? तो बस वही है यहाँ पे। आप बताओ मुझे कि ये कैसे आता है ये फॉर्मूला। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जस्ट थिंक कि ये क्या है BC। ठीक है, तो हाफ B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं BC एंड F की जगह क्या है ये लाइन। और ये लाइन कैसे मिलेगा हमें? अगर सोच लो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, दैट मीन्स इफ मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि दिस पॉइंट इज O, डन, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल A, B एंड O में क्या हो जाएगा? ये हाइट निकालने के लिए हम आराम से ये हाइपोटेन्यूज यूज कर सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज क्या है? नथिंग बट BA ओनली। तो BA इंटू क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा होगा या नहीं? यस होगा, करेक्ट। एंड BA इंटू साइन थीटा इज व्हाट? नथिंग बट, करेक्ट, योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस BA क्रॉस BC या तो फिर BC क्रॉस BA, इजंट इट? यही होता है। राइट, यू सब आपको सबको पता है ये। तो बस वहीं से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है और आराम से अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास A है, B है एंड C पता है, तो हम आराम से BA एंड BC निकाल सकते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट हम ले लेंगे साइड और फिर उसका हम एरिया निकाल देंगे लाइक दिस। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो मैं यहाँ पे A का वर्टेक्स लिख दे रही हूँ। दिस इज व्हाट 1, 1 एंड 2। दैट मीन्स ये है इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है 2, 3 एंड 5, डन। एंड यहाँ C क्या गिवन है? C गिवन है 1, 5 एंड 5। ठीक है, डन, ओके। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा अपना हाफ इंटू, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो। अगर मैं पहले BA ले रही हूँ तब भी ठीक है, BC ले रही हूँ तब भी ठीक है। तो चलो पहले मैं इस बार BA ले रही हूँ, तो BA क्रॉस BC, डन। ठीक है, यही होगा यहाँ पे। नाउ
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम निकाल सकते हैं, बी ए। तो बी ए क्या होगा, टेल मी। यहाँ से आपको पता है कि जब भी अपने पास कोऑर्डिनेट पता होते हैं तो कोई भी वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, उनमें जस्ट डिफरेंस लेते हैं, जो बाद में आता है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, दैट मीन्स माइनस आई हो गया है, ठीक है। देन 1 माइनस 3 माइनस 2j, ओके डन। देन 2 माइनस 5 माइनस 3k, ओके। तो ये हो गया आपका बी ए, वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। अब देखो क्या निकालना है, बी सी। तो चलो बी सी भी निकाल लेते हैं। बी सी क्या होगा, सी माइनस बी का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 अगेन माइनस आई हो गया। देन 5 माइनस 3 प्लस 2j हो गया है, ठीक है। एंड देन 5 माइनस 5 0, दैट मीन्स यहाँ k नहीं है। डन। अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स सबसे पहले हमें बी ए क्रॉस बी सी निकालना होगा। सो हियर अब देखो बी एन क्रॉस बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है। हम क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ डिटरमिनेंट। तो थ्रू डिटरमिनेंट यहाँ क्या लिखना होता है, आई जे एंड के। अब इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। पहले बी ए की लिखेंगे तो बी ए में क्या है, -1 -2 एंड -3। एंड यहाँ क्या है, बी सी में -1 2 एंड के का क्या है यहाँ कोफिशिएंट, कुछ नहीं, दैट मीन्स हम लिखेंगे 0, करेक्ट। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। आई वाला लेंगे अगर हम, दैट मीन्स हम लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं जस्ट अलोंग द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग क्या करना होता था, आई इंटू ये वाला लाइन छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, एंड कॉलम। तो क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया है आई इंटू यहाँ क्या है 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, तो माइनस जे कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे छोड़ेंगे, दैट मीन्स दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी लेफ्ट। अब क्या बचा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 0 0, देन माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, तो दैट मीन्स ये माइनस साइन ही रहेगा विथ 3। डन। अब इसके बाद क्या है, प्लस होगा के। चलो के हम कर दिए हैं प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हमें कॉलम छोड़ना है और ये वाला रो। तो क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इज -2, देन माइनस 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 प्लस ही है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा 2। डन, यही हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, यहाँ पे आ रहा है 6i, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस 3j, ओके फाइन, एंड देन -4k। तो ये वैल्यू मिली है हमें बी ए क्रॉस बी सी की। अब हमें चाहिए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, राइट। और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो यहां लिख दे रही हूं मैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is equal to half into magnitude of this BA cross BC and this will be equal to half। तो ये है ही, देन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके सारे कोफिशिएंट्स का, दैट मीन्स आई जे एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर दैट इज 36, प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो ये क्या हो गया, देखो 6 16 36 एंड 9 को ऐड करो। सो बेसिकली यू आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 61/2। तो बस यही है इसका आंसर। एज कि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा गया है, देन देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग यूनिट। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि स्क्वायर यूनिट, बिकॉज हमारे पास एरिया है और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। अगर मीटर रहता है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखो या तो फिर एज इट इज छोड़ दो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप समझ चुके हो कि कैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल यही आता है, करेक्ट। तो फॉर्मूले के पीछे बस लॉजिक है, वही जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे हम उसे किस फॉर्मेट में चेंज कर दे रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या करना है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, whose adjacent sides are determined by the vectors this and this। वेरी सिंपल, isn't it? Just like the last question, वहां पे था हमारे पास ट्राइंगल और यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता ही है, यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम सोचो कि गिवन है, ठीक है, जस्ट नाम दे देती हूँ AB C एंड D, डन, यही गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसे डायरेक्शन दे दूं AB BC, देन यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे रही हूँ CD एंड DA, ऐसे दे ही सकते हैं डायरेक्शन, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि A के ऊपर यहाँ से जा रहे हैं, अगर A से हम ट्रेवल कर रहे हैं, करते करते अगर इसी पे पहुंच रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, करेक्ट। दैट मीन्स आइदर ऐसे लिखो या तो उल्टा डायरेक्शन दे दो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल,
करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया पैरेललोग्राम। अब इसका हमें चाहिए एरिया, जबकि ये वेक्टर और ये वेक्टर गिवन है और ये है क्या, अपना है दो साइड का, दैट मीन्स दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर फॉर्म। दैट मीन्स ये क्या है, अगर मैं इसे अज्यूम कर लूं कि दिस इज योर वेक्टर ए, तो ये गिवन है बाय i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये है अपना वेक्टर बी, तो ये वैल्यू अपनी गिवन है लाइक दिस, ठीक है, डन। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, और आपको पता ही है कि जब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, आपको पता है बेस इंटू हाइट होती है, करेक्ट। इसमें भी वही होता है, सेम फंडा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा अपना ए बी क्रॉस बी सी, और इसका ले लेते हैं हम मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स ये है अपना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, पैरेलल लाइन दे दो और ऊपर में जीएम लिख दो, तो ये हो जाता है अपना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं सेम, बस यहाँ क्या करना है, ए और बी का हमें निकाल लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, निकल गया आपका एरिया, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे, हियर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बिकॉज ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स। तो हम क्या लिखेंगे, बस यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो चलो ए क्रॉस बी निकाल ले पहले। तो ए क्रॉस बी की जगह पे हमें क्या लिखना होता है, आई जे के इन द डिटर्मिनेंट, एंड देन हर एक रो में हम वैल्यू फिल करते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 - 1 3, चलो लिख दिया 1 - 1 3, और यहाँ पे क्या है 2 - 7 देन 1, डन। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, आई लिख दिया यहाँ, दिस इज योर -1 माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है। देन माइनस जे कर लिया, फिर ये क्या हो जाएगा 1 - 6, ठीक है। देन प्लस के कर लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा -7 माइनस माइनस प्लस 2, डन। ये क्या हो रहा है, देखो दिस इज योर 20i, ठीक है। देन माइनस ये भी था और ये माइनस है, दैट मीन्स प्लस 5j, ओके डन। एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ये हो जा रहा है अपना -5k, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली हमें ए क्रॉस बी की। देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और वो निकला है ये वाला वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड दैट मीन्स बेसिकली दिस इज 20 का स्क्वायर दैट इज 400, प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, प्लस अगेन 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 450। तो बेसिकली आपको पता ही है कि 450 का मतलब क्या है, ये है अपना 225 इंटू 2, दैट मीन्स 225 क्या होता है, नथिंग बट 15 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर, 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यही है आपका आंसर, दैट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स गिवन थे इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल एंड इजी। बस आपको ये फंडा दिमाग में क्लिक हो चुका है कि हाँ ऐसे हम निकालते हैं इसका एरिया, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, सिंपल तरीके से बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। क्लियर, डन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11, एंड हियर अवर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, let the vector a and b be such that magnitude of a is 3, ठीक है, and magnitude of b is √2/3, ओके। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, ठीक है, ओके। देन a क्रॉस b is a unit vector if the angle between a and b is this और this। ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मींस टाइम हमें बहुत कम लगाना है, राइट, ये दिमाग में फिक्स है। और फिर हमें बहुत सारी चीजें बता दी गई है, बस हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो आपको पता ही है यस कि जब भी हमें एंगल निकालना होता है और ए क्रॉस बी के बारे में आइडिया लग चुका है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ हो जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, अपॉन दैट मीन्स के मैग्नीट्यूड का ए क्रॉस बी अपॉन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस यही तो होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये दिया हुआ है 3, अब इसका क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, ये दिया है √2/3, तो 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1/√2। साइन थीटा 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज योर π/4। देख लो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, वही होगा करेक्ट आंसर, π/4 इज ऑप्शन बी। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर,
अंडरस्टूड, डन, बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर दिस, ठीक है, दिस एंड दैट मीन्स ये वाला है एंड दिस एज वेल एज दिस रेस्पेक्टिवली इज ओके। दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड्स के हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वही करना है, उसी से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करोगे, जस्ट टेल मी कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर, ऐसा मत कर देना कि इसका क्रॉस ले लेना किसी एक के साथ, वो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। व्हाई? बिकॉज ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ गिवन है कि वर्टिसेस गिवन है विथ पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स अगर अपने पास जो रेक्टेंगल है वो इस तरीके का है और वो है ए बी सी डी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज गिवन बाय दिस, दैट मीन्स दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। करेक्ट? तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। दैट मीन्स ए बी निकालना होगा और बी सी, या तो फिर ए डी निकालो एंड देन फिर हम निकाल सकते हैं डी सी, लाइक दिस। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब उसका निकालना होगा मैग्नीट्यूड। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी में से हम ए घटाएंगे। करेक्ट? सिमिलरली बी सी निकालने के लिए क्या करते हैं, सी में से हम बी घटाते हैं। तो बस उसका ले लो आप क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, आई जे के पहले लिख लिया। अब इसके अंदर क्या भरेंगे, ए बी भरेंगे और उसके कोफिशिएंट आई जे के रेस्पेक्टिवली। तो ए बी का मतलब बी माइनस ए होता है। चलो, तो बी क्या है अपना, ये है, और बी में से ए माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग वाला आपको पता ही है। सो 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब जे का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 और वहां पे क्या है 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ रहा है। डन। एंड उसके बाद क्या है, 4 है और वहां पे भी 4 है, तो यू कैन सी 4 माइनस 4 अगेन 0 हो गया। डन? क्लियर? ओके, अब क्या करना है, हमें निकालना है बी सी, दैट मीन्स सी में से बी को घटाना है। तो 1 माइनस 1 अगेन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डन। देन माइनस 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। करेक्ट? वही होगा। अब देखो 4 है माइनस 4, ये भी हो गया 0। तो बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट में जब मैक्सिमम जीरोस होते हैं तो हमारा कैलकुलेशन सुपर इजी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई का देखो 0 माइनस 0, 0 हो गया। जे का देखो 0 0 0। ठीक है, तो बस के बचा अपने पास। तो अगर के का मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स बेसिकली इट इज -2। सो क्या आ गया है, -2k। ये है अपना ए बी क्रॉस बी सी। देयरफॉर आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टेल मी। दिस -2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, बस स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4, दैट इज 2 ओनली। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया जो होगा अपना, that is your magnitude of this -2k, and you all can just tell me directly also कि बस -2 लिखेंगे, और ऐसे भी आपको पता है this is -2 का स्क्वायर, तो this is what 2 only। तो कौन सा ऑप्शन है अपना 2, this is option C। so C is your answer for this particular question। clear? डन। और ये था अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चंस को। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, राइट ऑन अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर के बारे में लिखना है इन एक्स वाई प्लेन। ओके, वो यूनिट वेक्टर है क्या, एक्स वाई प्लेन में है। दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी, दैट इज 1। फाइन, एक्स वाई प्लेन में है। ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये भी बता दिया गया है, ये जो यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल। इसका मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो हमें इसी तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। ये है अपना एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लिया। हालांकि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से है, राइट। अगर आप 3D में दिखाओ तो जेड एक्सिस भी दिखाना होगा, बट यहाँ पे हमें मेनली फोकस करना है ऑन एक्स वाई प्लेन। करेक्ट? और ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, लेट अस अज्यूम ये सपोज अपना ओरिजिन O, तो यहाँ पे सोच लो कि मैंने एक पॉइंट दे दिया है P और ये जो वेक्टर है वो नथिंग बट OP है। ठीक है, तो इस OP वेक्टर के बारे में ही हमें लिखना है। दैट मीन्स हमें चाहिए यहाँ पे OP वेक्टर होगा क्या। ओके, दैट मीन्स अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो जेड वाले की तो कोई बात नहीं आएगी, राइट। दैट मीन्स जेड कंपोनेंट्स नहीं होंगे वहां, दैट मीन्स के कंपोनेंट नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आई एंड जे। आर यू गेटिंग दिस? एक्स वाई प्लेन का मतलब यही है कि इसके जेड कंपोनेंट 0 है। करेक्ट? अगर जेड कंपोनेंट 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि के वाला टर्म नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ और आई एंड जे का टर्म आएगा। करेक्ट? ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली लिखना है कि क्या ये वेक्टर होगा, कब, जबकि ये एंगल बनाता है विथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री।
तो अगर टेल मी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? करेक्ट, 60 डिग्री, इजंट इट? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सबको समझ में आ रही होगी बात यहाँ पे। करेक्ट, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ बनाता है 30 डिग्री, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगा 60 डिग्री। नाउ यू कैन टेल मी कि कैसे हम ये वेक्टर लिखेंगे। ये है यूनिट वेक्टर। अगर आपको ध्यान होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं ai प्लस बी जे प्लस सी के में, तो ए बी सी क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज, और वो डायरेक्शन रेशियोज होता है इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन, जबकि वो वेक्टर होता है अपना यूनिट वेक्टर। इजंट इट? ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बारी बारी से बताया है, राइट? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो यहाँ पे टेल मी कि एज की ये क्या है एक्स वाई प्लेन में, दैट मीन्स जेड कंपोनेंट नहीं है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे वो सी वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ ए एंड बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ए एंड बी का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? वो वेक्टर जितना भी एंगल बनाता है उसका कोसाइन विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। करेक्ट, यहाँ क्योंकि हम जेड एक्सिस की बात नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर, अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आराम से हम लिख सकते हैं कि ये ओपी वेक्टर इज नथिंग बट cos 30 डिग्री आई, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री j। करेक्ट, यही होगा, है ना? बस यही लिखना था आपको। दैट मीन्स बेसिकली क्या है वैल्यू इसकी? दिस इज √3/2i प्लस यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1/2j। बस इतना ही करना था। बेसिकली ये है क्या? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर इसका आप आंसर बोलो तो बस आराम से आप डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो, ठीक है? अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो क्या करोगे? सिंस यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शनल में एक्सप्लेन करते हुए, सिंस गिवन वेक्टर is a unit and unit vector thus क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन। करेक्ट, एंड सिंस वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव x axis, this implies vector will make 60 degree with positive y axis। ठीक है, यही होगा। Therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos 30 डिग्री कॉमा cos 60 डिग्री। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं? √3/2 and 1/2। So therefore the vector can be written as क्या हो जाएगा? सेम √3/2i, because डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम। तो ये हो जाएगा √3/2i प्लस 1/2j, बिकॉज ये है अपने एक्स वाई प्लेन में। आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसे आंसर लिखो, दिस आंसर इज योर करेक्ट आंसर। डन, अंडरस्टूड? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी, इसमें हमें क्या करना है? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट, ओके, and magnitude of the vector joining the point this and this। okay fine, that means vector क्या है अपना? अगर ये point है P और ये point है अपना Q, तो P Q वेक्टर का हमें क्या चाहिए? स्केलर कंपोनेंट एज वेल एज क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। आपको पता ही है कि कोई दो पॉइंट अगर गिवन होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आराम से हम वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? बस कोऑर्डिनेट्स में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई जे के लगा देते हैं रिस्पेक्टिवली, राइट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर द पी क्यू इज योर नथिंग बट क्या है? क्यू में से हम P माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i, ठीक है, प्लस सेम वे में y2 माइनस y1j, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1k। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, इजंट इट? ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का लग ही नहीं रहा है क्वेश्चन, है ना? तो चलो, ये हो गया आपका पूरा एक वेक्टर। अब क्या करना है? हमें चाहिए स्केलर कंपोनेंट। यू ऑल नो कि क्या है स्केलर कंपोनेंट? यस, जिस भी डायरेक्शन में जो वहां कोफिशिएंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वही होता है आपका स्केलर कंपोनेंट। सो हियर द स्केलर कंपोनेंट्स आर क्या है? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1
एंड z2 माइनस z1। वेरी सिंपल आंसर, राइट। तो ये हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। अब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। जब वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल ही सकते हो। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। और ये कैसे निकालते हैं? सबको पता है, स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर सबके कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन। तो दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस हो गया आंसर। यही करना था, बहुत ही सिंपल था। तो यही है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। और ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ पे देखना। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट, फाइन। Then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north and stops. Fine. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. क्या बताया गया है यहाँ पे? यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। दैट मीन्स एक गर्ल जो चलना शुरू करती है किसी एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स वेस्ट 4 किलोमीटर, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो, अगर विजुलाइजेशन किसी को करना है तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? वेस्ट और नॉर्थ और साउथ की बात हम कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ प्लॉट कर लेना होगा कुछ इस तरह से। ये है अपना नॉर्थ डायरेक्शन, ये है अपना साउथ डायरेक्शन, और ये किधर होता है? करेक्ट, ईस्ट। हमेशा डोंट बी कंफ्यूज कि ये अपना वेस्ट कर दिया और ये ईस्ट कर दिया, तब तो पूरा फंडा ही गलत हो जाएगा। तो ये ईस्ट हो गया और ये है अपना वेस्ट। डन। अब गर्ल चलना कैसे शुरू करी है? वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। दैट मीन्स अगर सोचो कि ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया ये है अपना इनिशियल पॉइंट O, और जस्ट इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये ओरिजिनल पॉइंट जो है अपना इनिशियल वो है 0 0, ठीक है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम लेते थे 0 0, वैसे ही है ये। ओके फाइन, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करिए। अब स्टार्ट किया और चल रही है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि हम यहाँ पे, दैट मीन्स शी गर्ल्स रीच टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट है अपना P, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंची। तो ये OP जो है, इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 4 किलोमीटर, ठीक है। मैं क्यों मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ? बिकॉज ये एक वेक्टर है, तो OP तक हम जो चले हैं वो है 4 किलोमीटर। डन, इतना हो गया। अब देन शी स्टॉप्स, एंड उसके बाद क्या हो रहा है? देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अगर टेल मी कि मैं नॉर्मल तरीके से आपसे पूछूं कि ये है अपना भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और सिर्फ मैं बात करूं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की, तो क्या मतलब हुआ? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब तो यही हुआ ना कि यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मीन्स दिस वन, इतना ही होगा। दैट मीन्स ये होगा अपना 30 डिग्री, यही मतलब होता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का। तो ये पोजीशन आपने यहाँ पे देखा, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे वापस आके करना है। नो, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट पे फिर उसने क्या किया है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ चली है 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे हम आके रुक जाते हैं, हमें डायरेक्शन तो वहीं से चेंज करना होता है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि हमें इनिशियल पॉइंट पे जाना होता है और फिर वहां से अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट देखना होता है। हम जिस डायरेक्शन पे पहुंच गए हैं, जिस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे भी तो नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ, वेस्ट होता है, राइट, हर एक पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसका जो नॉर्थ है, लेट अस अज्यूम कि उसको मैंने एक वर्चुअल लाइन दिखा दिया है, ठीक है, ये है अपना नॉर्थ, करेक्ट। तो नॉर्थ से यहाँ पे वो क्या कर रही है? 30 डिग्री चल रही है ईस्ट। दैट मीन्स दिस एंगल इज हियर 30 डिग्री। क्लियर? डन। तो 30 डिग्री यहाँ पे हो गया, और ये जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट पहुंचे हम लोग Q पे, ठीक है, हम लोग नहीं, वो गर्ल पहुंची है Q पे, ठीक है। तो ये OPQ जो है डिस्टेंस, चलो इसको मैं लिखा रही हूँ बस मैग्नीट्यूड, तो दिस इज नथिंग बट 3 किलोमीटर। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो बात को? तो बस ये वाला चीज हमें पता है, तो इतनी बातें हमें पता है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? O। दैट मीन्स इस पॉइंट से कितने तक वो ट्रेवल की है? इन डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ? बेसिकली वी हैव टू फाइंड OQ वेक्टर। अगर OQ वेक्टर आप निकाल लोगे तो आपका काम हो गया यहाँ,
आर यू गेटिंग दिस? क्यों मैं वेक्टर के फॉर्म में बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ टर्म आया है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस रहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते, डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स विथ डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड। डन। तो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया है, उसके बाद तो आराम से उसका सोल्यूशन निकाल ही सकते हो। अब देखो इसमें हमें करना क्या है। बेसिकली हमें जो ये OQ वेक्टर निकालना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? आपको पता है कि आप आराम से बोल सकते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम OP प्लस PQ कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे OQ। बिल्कुल कर सकते हो। OP तो सबको पता चल ही चुका है कि 4 का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या है वो, नथिंग बट 4,0, इजंट इट? क्योंकि अगर ये सोचो कि अगर ये एक्स एक्सिस है और इस तरह से वाई एक्सिस के फॉर्म में अगर मैंने ले लिया है इसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया है और ये एक्स डैश हो गया है, तभी तो ये ऑरिजिन है, ठीक है? उसी तरह से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये नथिंग बट 4,0 ही है ना? तो तुम OP तो निकाल ही सकते हो, फिर PQ निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? Q। तो अगर हमें Q पॉइंट पता चल जाए, Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो क्या आप डायरेक्टली OQ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट? दैट मीन्स बेसिकली हमें चाहिए क्या? Q का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल गया तो हमारा काम बन जाएगा। डन, यही करना है। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे। दैट मीन्स टेल मी अगर x एक्सिस और y एक्सिस की मैं यहाँ बात करूँ तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस वही होगा, इजंट इट? वही होगा। तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पे A, ठीक है? कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, या तो आप ये ट्रायंगल ले लो या तो ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, या तो आप चाहो तो ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ ले रही हूँ AP एंड Q ट्रायंगल, ठीक है? तो AP Q ट्रायंगल में आप आराम से देख सकते हो, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है? दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल APQ आप मुझे बताओ कि क्या आप ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? टेल मी। क्योंकि आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3, एंगल पता है 30 डिग्री, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये एंगल कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री, इजंट इट? ये एंगल 60 डिग्री हो गई, ये वाला वैल्यू हमें पता है, तो आराम से हम बेस भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, ये दोनों ही निकाल सकते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे चलो मैं इस ट्रायंगल के लिए, ये पिक्चर तो मस्ट है, ये एकदम कंपलसरी है आपके लिए ड्रॉ करना, बिना इसको ड्रॉ किए ना आप समझ पाओगे ना इसका सोल्यूशन कर पाओगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चलो ये वाला तो आप कर ही लेना ड्रॉ। अब यहाँ से ही मैं ले रही हूँ ट्रायंगल APQ। सो इन ट्रायंगल APQ हमें क्या चाहिए? AP डिस्टेंस चाहिए, ठीक है? तो अगर AP डिस्टेंस निकाल लिया मैंने तो क्या हो गया है वो हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइट है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा? हाइट इंटू कॉस 60 डिग्री, वही होगा अपना बेस। तो ये हो गया अपना 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। डन, ठीक है? सिमिलरली हम AQ अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? AQ की वैल्यू हो जाएगी अपनी यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर AQ की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइन 60 डिग्री, तो 3 इंटू साइन 60 डिग्री मैंने लिख लिया। डन, ठीक है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो AP मैंने लिखा है वो है किस तरफ? अगर ऑरिजिन से आप देखो तो दिस इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अपना डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, इजंट इट? तो यहाँ पे AP के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट नेगेटिव, करेक्ट? नाउ टेल मी, हमें चाहिए था इसका कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स Q पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं, दैट मीन्स वहां पे हमें x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस OA ओनली। अब OA को निकालने के लिए आप बताओ, AP हमारे पास है, OP हमारे पास है, तो क्या आप OA नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट? सो दिस इम्प्लाइज कि जो अपना OA है वो क्या हो जाएगा? OA की वैल्यू यहाँ पे होगी OP माइनस OA, दैट इज OP माइनस नॉट OA, OP माइनस AP। तो ये करेंगे। अब OP की वैल्यू कितनी है? डोंट टेल मी कि 4, ये भी है अपना लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑरिजिन, तो क्या हो जाएगा? -4, तो -4 एंड देन क्या करेंगे? माइनस ऑफ दिस वन, दैट इज -3 cos 60 डिग्री, ठीक है? और यहाँ क्या लिख सकते हो? जैसे ही माइनस साइन लिख सकते हो यहाँ, सिंस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे ये मत लिख देना कि डायरेक्शन इज टुवर्ड y एक्सिस,
ठीक है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नहीं लिखेंगे हम। यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट के फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वेस्ट की तरफ जा रही है, दैट मीन्स नेगेटिव हम लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस हमने इसलिए किया है बिकॉज डायरेक्शन इज टुवर्ड वेस्ट। डन, ये कर लिया, दैट मीन्स बेसिकली दिस इज नथिंग बट -4 माइनस माइनस प्लस 3 cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, दैट मीन्स दिस इज योर प्लस 3/2। यही हो रहा है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 3/2 है यहाँ पे, अगर ले लो एलसीएम तो -8 + 3 दैट मीन्स -5/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है अपना इसका OA जो हमने निकाला वो आ गया है -5/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट -5/2, इजंट इट? समझ रहे हो आप? डन, तो हमने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AQ ना। AQ तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AQ की वैल्यू 360 डिग्री है, दैट मीन्स बेसिकली दिस इज 3 × √3/2। तो हमें y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, 3 × √3/2, इजंट इट? तो अब मुझे बताओ, अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट पता है तो आपको पता ही है कि कैसे निकालना है वेक्टर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको कुछ लिखने का ज्यादा मन ना करे तो आप क्या करो, एक मैजिकल वर्ड यूज करो, दैट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नथिंग बट योर OQ। तो OQ में हम लगा देंगे यहाँ पे एरो, बिकॉज ये है अपना डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स वेक्टर है। OQ क्या लिखेंगे हम, Q के में से हम माइनस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O एंड अलोंग विद दैट I, J एंड K कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली हम लगाते हैं। तो एज यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम 2 ही ले रहे हैं पैरामीटर यहाँ x एंड y वाला, तो हमें क्या लिखना होगा, -5/2 -0 दैट इज सेम I, ठीक है, देन प्लस 3 √3/2 -0 दैट मीन्स सेम J। तो बस यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग दिस? कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने एक बार इसको अच्छे से प्लॉट कर लिया और उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया तो। Isn't it? था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देन यू विल सी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मजेदार बन जाएगा। डन, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड ही इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इफ A इज इक्वल टू B + C, दैट मीन्स A क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर है और B एंड C का एडिशन है, वो भी वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। देन इज इट ट्रू दैट A का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, ओके फाइन, दैट मीन्स यू हैव टू जस्टिफाई कि अगर ये ट्रू है तो क्यों, अगर ट्रू नहीं है तो क्यों। तो जैसे ही मुझे बताओ कि A इक्वल टू B + C आपके दिमाग में यहाँ आ रहा है, जैसे ही ये देखा आपने तो क्या आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। 3 चीजें हैं, दैट मीन्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आल्सो, इजंट इट। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने कंसिडर कर लिया है एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, ओके। तो कैसा ट्राइंगल है ये सोच लो कि मैंने इसको अज्यूम कर लिया है A और इसको अज्यूम कर लिया है B, इसको अज्यूम कर लिया है C, ठीक है, नाम दे दिया है। अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि ये जो है ये है अपना A वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखा हो गया है, A इज इक्वल टू B + C, और आपको पता ही है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो क्या मतलब होता है, B ये होगा और C ये होगा, तभी हम बोलते हैं ना। क्यों, आपको पता ही है रीजन, कि किसी पॉइंट से अगर हम इनिशियल पॉइंट है ये, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और रीच करते हैं किसी एक पॉइंट C पे और C से वापस हम आते हैं किसी एक पॉइंट A पे, दैट मीन्स जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो वो कैसे मिलता है हमें, रिजल्टेंट ऑफ दैट मीन्स हम यहाँ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को इन वेक्टर फॉर्म, तभी हमें मिलता है रिजल्टेंट, दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, क्या होता है आपको पता है कि जो थर्ड साइड होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BA इज इक्वल टू BC + CA, करेक्ट, ये तो आपको पता ही है, isn't it? और वही गिवन भी है हमारे पास, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है अपने पास कि A इज इक्वल टू B + C, ठीक है। तो ये तो है ही, ये हमारे पास है और ये हमें पता है कि होता भी है, अगर मैं किसी ट्रायंगल में इसको ऐसे से नाम दे दूं तो। डन। अब इसी को बोला गया है जस्टिफाई करने के लिए कि क्या ये भी अपना रिजल्ट जो है जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है।
नाउ टेल मी कि जब मैग्नीट्यूड का ए लेंगे हम, ठीक है, दैट मीन्स इस साइड का मैग्नीट्यूड एंड देन इस साइड का मैग्नीट्यूड एंड इस साइड के मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करेंगे, तो क्या ये इसके इक्वल होगा? टेल मी, कुछ याद आ रहा है जो बचपन में पढ़े थे? जब ट्रायंगल फॉर्म करना सीखा था नए नए, तो क्या पढ़ा था कि वहां पे साइड्स जो होते हैं ट्रायंगल के, वहां एक रूल पढ़ा था कि जब भी हम दो साइड किसी ट्रायंगल का ऐड करेंगे तो वो तीसरे से ज्यादा ही होगा. यू नो दिस राइट? फ्रॉम the side rule of any triangle, sum of any two sides must be more than the third side. तो हम क्या जानते हैं यहां से कि must be more than the third side, isn't it? ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था कि कोई भी ट्रायंगल बना लो. जस्ट देख लो एक एग्जांपल, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर इसके बराबर है, ठीक है, अगर मैं ऐसा ले रही हूँ कि वेक्टर के फॉर्म में तो पॉसिबल है, बट अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का सम इसके बराबर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर सोचो कि ऐसा एक बना लो, ये एक ट्रायंगल का एक लाइन है, ठीक है, दैट मीन्स एक साइड है. अब यहाँ से अगर मैं इसे ऐड करूँ तब भी तो, अगर सोचो आप इसको एकदम ज्योमेट्रिकली देख के सोचो कि कभी ऐड करोगे किसी भी दो साइड को, इसको ले लो तो ऑफकोर्स ये इससे तो बड़ा ही है, इन दोनों को ले लो तब भी इससे बड़ा, अगर इन दोनों को लो तब भी तो ये इससे बड़ा ही आ रहा है. आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से ज्यादा ही होता है इन अ ट्रायंगल लॉ, इन अ ट्रायंगल, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रू है, ये तो ट्रू है थ्रू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट इन दिस केस दिस इज नॉट ट्रू, इजंट इट? तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रू कब होगा? अब ये सोचो कि ये ट्रू कब होगा. ये ट्रू तभी हो सकता है कि अगर हम बोले कि जो ये वेक्टर ए होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा. अगर सोचो कि ये है अपना वेक्टर ए, ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं दैट मीन्स अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना बी है और एक पॉइंट कोई सी हम ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ए सी जो है वो है बी और सी बी जो है वो है अपना सी, ठीक है. तो इन दिस केस वी कैन से कि हाँ भाई ए जो है वो क्या है, बी प्लस सी है, ठीक है, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड के सी के साथ ऐड करने पे इक्वल हो रहा है. तो ये कब हो रहा है? जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं. आर यू गेटिंग दिस? यस, जब भी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तभी हम बोल सकते हैं. लेकिन अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करता है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू. तो क्या हो गया इसका आंसर? आप आराम से यहां लिख सकते हो, फॉर एनी ट्रायंगल the given expression is not true, but for collinear points or collinear vectors the result is true. ऐसा तो नहीं है ना कि कभी भी ट्रू नहीं है. ट्रू होगा कब? only if the three vectors are collinear, राइट? बट जैसे ही जो तीनों वेक्टर हैं किसी साइड बन जाएंगे किसी एक ट्रायंगल के, तो फिर ये ट्रू नहीं होगा. दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. और इसका एक्सप्लेनेशन तो आप समझ ही चुके हो, इसी को आप लिख देना. क्लियर? अंडरस्टूड? देन था ना बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सा. ये आपको पता ही है लॉजिक, बस दिमाग से जो इधर उधर निकल जाता है उसको एक जगह पे कलेक्ट करना होता है. क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5. एंड इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5. देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर. और आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए हमें, बस मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1, राइट? तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कर दो 1 के साथ, x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, राइट? तो क्या करेंगे, फॉर दिस वेक्टर टू बी अ यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दैट मीन्स बेसिकली x ऑफ दिस i प्लस j प्लस k जो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे वो क्या होना चाहिए, 1. करेक्ट? यही करना है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि ये क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड लेने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ सबके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं एडिशन के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, अगर x स्क्वायर है
तो यहाँ हम इसका एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसका कंपोनेंट क्या है 1 प्लस देन 1 का स्क्वायर अगेन 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर दैट इज 1. सो बेसिकली दिस इज व्हाट 1 ओनली. और फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से कि ये क्या है 3x स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हमें मिला 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3. नाउ यू कैन टेल मी कि प्लस माइनस नहीं लेंगे सिर्फ प्लस लेंगे, देन वो दैट होगा आपका रॉन्ग. वो जो आंसर आप करोगे सिर्फ प्लस 1/√3 तो वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ हम कहीं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू की. और x की वैल्यू हम जब भी निकालते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो प्लस माइनस तो आएगा ही. बट यही अगर यहाँ पे रहता मॉड के फॉर्म में और फिर हम वहां पे इक्वेट करते किसी के साथ तो वहां पे हमें सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी होती है. आर यू गेटिंग दिस? तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर द गिवन वेक्टर टू बी अ यूनिट वेक्टर the magnitude must be 1 और यूनिटी राइट. तो वही हमने किया है यहाँ. ये लिख लो और फिर ये जो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो और फिर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/√3. तो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स. अच्छा हमारे पास क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए एक वेक्टर का 5 यूनिट. ठीक है. एंड पैरेलल टू डायरेक्शन क्या बताया गया है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दैट मीन्स इन दोनों वेक्टर के जो रिजल्टेंट में होगा उस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? क्या बोला गया है? जस्ट अज्यूम कर लो कि कोई भी एक वेक्टर ए है. ठीक है. चलो सपोज कर लिया कि यही है एक वेक्टर ए. ठीक है. और दूसरा एक वेक्टर सपोज बोला गया है यहाँ पे बी है. तो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना वेक्टर बी. ओके. इन दोनों का रिजल्टेंट. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि रिजल्टेंट होता क्या है. करेक्ट. दैट मीन्स जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है. अगर सोच लो कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से वापस ये यहाँ जा रहा है. दैट मीन्स अगर मैं इसका रिजल्टेंट बोलना चाहूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का तो वो क्या है वो है बेसिकली ये इनिशियल पॉइंट से लेके जो टर्मिनल पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं उसका वेक्टर. दैट मीन्स ये क्या है अगर इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सी से तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी ओनली. यही होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर. करेक्ट. तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया अपना ए प्लस बी. दैट इज नाम दे दो कुछ भी सी. ठीक है. इसकी पैरेलल होना चाहिए. अब कोई भी वेक्टर अगर इसकी पैरेलल है. ठीक है. कोई भी वेक्टर हो सकता है पैरेलल. तो इसके वेक्टर के अगर पैरेलल में है कोई वेक्टर तो क्या मतलब हुआ डायरेक्शन सेम है ना. वही मतलब हुआ. परपेंडिकुलर रहता तो डायरेक्शन सेम नहीं होता बट अगर पैरेलल है दैट मीन्स डायरेक्शन सेम है. तो किसी भी वेक्टर के सेम डायरेक्शन में निकालने के लिए बट मैग्नीट्यूड कुछ और होना चाहिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से जो पैरेलल है इसके दैट मीन्स यहाँ से सिर्फ हमें डायरेक्शन लेना है और यहाँ पे जो गिवन है वहां से हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है और फिर कंबाइन कर देना है. क्या करने वाले हैं? करेक्ट. हम इस वेक्टर के जो अलोंग यूनिट वेक्टर है वो ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन और साथ में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये 5 यूनिट तो मिल गया उसको अपना मैग्नीट्यूड भी और मिल गया एक वेक्टर हमारे पास. आर यू गेटिंग दिस? तो बस वही करना है. सबसे पहले लिख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. So let the resultant vector is your C vector. ठीक है. So therefore C vector will be nothing but A plus B. है ना. अब A plus B क्या है डायरेक्टली आप यहीं से ऐड कर सकते हो. तो 2 एंड देन प्लस 1 3 हो गया तो 3i. ठीक है. देन यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ है -2 दैट मीन्स प्लस j. फिर यहाँ क्या है -1 और यहाँ है प्लस दैट मीन्स कैंसिल. खत्म हो गया. तो बस यही है अपना सी वेक्टर. ये है रिजल्टेंट वेक्टर. सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं दस द यूनिट वेक्टर अलोंग द सी वेक्टर विल बी व्हाट दिस विल बी सी कैप. आप सबको पता है कैप पहनाते हैं यूनिट वेक्टर को राइट. तो ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सी वेक्टर. तो दिस इज बेसिकली 3i प्लस j. ठीक है. अपॉन क्या हो जा रहा है 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1. तो बेसिकली दिस इज 3/√10 i प्लस 1/√10 j. है ना.
यही हो रहा है। तो ये हमें मिल गया है यूनिट वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो वेक्टर पैरेलल है इस रिजल्टेंट के और साथ ही मैग्नीट्यूड है 5, तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, मैंने क्या बताया था, ना लिखना है पूरा, तो आप बस लिख दो मैजिकल वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, लेट्स सी कि कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, या तो फिर नाम नहीं भी दोगे तो क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड जो भी है दैट मीन्स 5 एंड देन अपने पास जो डायरेक्शन है सी कैप, यही होगा ना। क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, क्या है यहाँ पे, विथ magnitude as 5 units and direction parallel to C वेक्टर जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर, राइट, यही चाहिए था हमें। और मैंने यहाँ रिक्वायर्ड वेक्टर भी लिख दिया, अगर रिक्वायर्ड लिखे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर। तो ये हो गया 5 इंटू सी कैप, अब बस यहाँ पे वैल्यू लिख दो। तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15, सो 15 अपॉन रूट 10 आई, ठीक है, प्लस 5 अपॉन रूट 10 जे। तो ये हो गया आपका आंसर। बट अब क्या करना, आपको मैंने हमेशा बताया जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला टर्म रहता है तो वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। तो कैसे अवॉइड करोगे, रैशनलाइज कर दो, रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 10 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या मिलेगा, रूट 15 इंटू रूट 10 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10, करेक्ट। तो चलो एक बार और कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो ये हमें मिलेगा बेसिकली 15 इंटू रूट 10 अपॉन 10 आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 10 अपॉन 10 जे। अब इसको देखो कैंसिल करा के, तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल 5 बार में, और ये भी हो गया अपना 2 टाइम्स। तो बेसिकली द आंसर इज हियर 3 रूट 10 अपॉन 2 आई प्लस रूट 10 अपॉन 2 j. So this is now your final answer for this particular question. That means ये है क्या, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और ये है पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर a एंड b. क्लियर, अंडरस्टूड। बस लॉजिक समझो इसके पीछे का, फिर तो आप सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, तो अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या करना है हमें, इफ a इज गिवन, b इज गिवन एंड c इज गिवन, ठीक है, 3 वेक्टर गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। जस्ट सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, इजंट इट। वहां पे क्या करना था, वहां पे से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इनफैक्ट हमें रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल में चाहिए था बट उसका यूनिट कुछ और होना चाहिए, दैट मींस मैग्नीट्यूड। बट यहाँ क्या बोला गया है, ए बी सी जब गिवन है तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो इस वेक्टर के। दैट मीन्स बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेक्टर जो भी है उसे निकाल लेंगे, जो भी यहाँ पे गिवन है प्लस और माइनस, उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। एक वेक्टर निकल के आ गया है, उसके पैरेलल चाहिए, इसका मतलब उस डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। दैट मीन्स इसके अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना होगा। वही तो हो गया ना आंसर, इजंट इट। तो चलो पहले निकाल ले। तो यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है 2a माइनस बी प्लस 3c। तो लेट एक कोई वेक्टर ले लेते हैं, d नाम दे देते हैं। d इज हियर 2a माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। मैंने इसलिए दिया है बिकॉज यूनिट कैप जब निकालोगे, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर जब निकालोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। तो ये लिख लिया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, 2 इंटू ए करना है। 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करना होगा 3c को और माइनस करना होगा b को। मैं डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको आराम से पूरा अच्छे से लिख लो और फिर सॉल्व करो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, 2 इंटू 1 हो गया है, ठीक है, ओके। देन माइनस है, b कहाँ गया यहाँ, तो दिस इज -2 करना है। देन प्लस यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। बस मैं i का ले रही हूँ कोफिशिएंट, ये है अपना i का कंपोनेंट, डन। अब प्लस ले लिया। अब j क्या है यहाँ पे है 1, ओके, डन। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, डोंट फॉरगेट दैट। तो ये हो गया अपना 2। अब क्या है माइनस b, दैट मीन्स यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब प्लस 3 है, यहाँ से ले लो, माइनस हो जाएगा ये 3 इंटू 2 6, ये है j के साथ, ओके। नाउ k के साथ देख ले क्या क्या कंपोनेंट्स मिल रहा है, 1 है इंटू 2 करना है तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस b करना है तो ये हो गया अपना -3, डन। एंड देन क्या है यहाँ k है, दैट इज 1 है और प्लस 3 करना है तो +3 हो गया। अब ये है k का कंपोनेंट। अब देख लो क्या हो रहा है इसका रिजल्ट, ये 2 -2 कैंसिल यहाँ पे और ये -3 +3 कैंसिल,
तो हमारे पास बच रहा है 3i, ओके, देन 2 + 1 3 होता है माइनस, तो दिस इज -3j एंड देन यहाँ पे है +2k। देन तो ये आ गया है अपना वेक्टर d, तो ये है अपना वेक्टर d और बेसिकली वो है क्या, दिस ओनली, दैट मीन्स जो वेक्टर चाहिए था वही है। अब हमें चाहिए एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द d वेक्टर, और यू कैन से, और जो भी है यहाँ पे 2a - b + 3c इज नथिंग बट d कैप ओनली, राइट, यही होगा। और d कैप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द d वेक्टर, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3i - 3j + 2k, ठीक है, ये किया, अपॉन क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लो इसका, तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट 3² दैट इज 9, अगेन 3² 9 + 2² इज 4, तो अब निकाल लो इसकी वैल्यू, तो 9 × 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 + 4 कितना हो जाता है 22, तो ये हो गया √22, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3/√22i - 3/√22j + 2/√22k, अंडरस्टूड। तो यही हो गया आपका आंसर, बस यही करना था और कुछ नहीं, हमें बस यूनिट वेक्टर निकाला था जो कि पैरेलल हो इस गिवन वेक्टर के, और पैरेलल का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स हम बस आराम से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, करेक्ट। अगर कोई भी वेक्टर का बोले जाए मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए बट वही डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, वहां से यूनिट वेक्टर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो जिस भी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से, क्लियर, अंडरस्टूड। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे वेक्टर अलजेब्रा की बहुत अच्छे से समझ में आया है, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।